प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है वो थ्योरम पढ़ रहे थे एक, जिसकी स्टेटमेंट आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। थ्योरम में ये प्रूव करना था टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ these three conditions are satisfied. That is, two systems have same masses, same centroid, and have same principal axis and same principal moment of inertia at point centroid. तो इस थ्योरम का प्रूफ जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में जो वो कर रहे थे और हाफ से ज़्यादा प्रूफ कर लिया था। मीन सबसे पहले हम लोगों ने सपोज किया था ये तीनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही हैं। उसके बाद जो हम लोगों ने जो है वो ये प्रूफ किया था कि ये दोनों सिस्टम जिनके केस में तीनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही हैं वो क्या है, आपस में इक्विवेलेंट हैं। उसके बाद कन्वर्सली जो है वो सपोज किया हुआ है कि दो सिस्टम जो है क्या हैं वो आपस में इक्विवेलेंट हैं। उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है वो इस कंडीशन को सपोज करते हुए कि दो सिस्टम के हैं आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है प्रूव कर चुके हैं कि वो दोनों सिस्टम जो हैं वो उनके क्या होंगे, इस केस में मासेस जो है आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड कंडीशन है वो हम लोगों ने आज के लेक्चर में प्रूव करनी है कि अगर दोनों सिस्टम के दोनों सिस्टम जो हैं आपस में इक्विवेलेंट हों तो उन दोनों सिस्टम के सेंट्रॉइड जो हैं वो जो 2 पॉइंट्स होंगे सेंट्रॉइड दोनों सिस्टम के, वो भी क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, यानी कि एक ही पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट होगा वो। ये वाला इसका प्रूफ जो हम लोगों ने आज के लेक्चर में ये वाला करना है। आप लोगों को याद हो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये वाला प्रूफ किया था कि अगर दो सिस्टम जो हैं वो आपस में इक्विवेलेंट हों तो उन दोनों सिस्टम के मासेस जो हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। और इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों ने जो है वो जो टेक्निक अप्लाई की थी वो ये थी कि दोनों सिस्टम के सेंट्रॉइड में से जो है एक लाइन पास की थी, कंसिडर की थी, जिसको स्मॉल L1 का नाम दिया था। और उसके बाद नेक्स्ट जो है इसी स्मॉल एल लाइन के पैरेलल एक और लाइन कंसिडर की थी जिसको स्मॉल L2 कंसिडर किया था। और स्मॉल L2 के बाद जो है वो दोनों सिस्टम का जो है वो मोमेंट इनर्शिया जो है फाउंड किया था। और क्योंकि दोनों सिस्टम जो हम लोगों ने सपोज किए आपस में इक्विवेलेंट हैं तो एक ही लाइन के बाद दोनों सिस्टम के जो मोमेंट इनर्शिया है वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। फिर उनकी राइट हैंड साइड को भी आपस में इक्वल सेट किया था और इक्वल सेट करने के बाद जो है वो कैंसिलेशन के बाद ये प्रूफ हो गया था कि दोनों सिस्टम के मासेस जो हैं वो आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो ये प्रीवियस लेक्चर में इसका प्रूफ जो है वो हो चुका है और प्रीवियस लेक्चर में इसको एक बार फिर से रिपीट भी किया था इस प्रूफ को। आज के जो है नेक्स्ट हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि दोनों सिस्टम के सेंट्रॉइड वाले जो पॉइंट हैं वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मींस कि सिस्टम जो S1 है उसका जो सेंट्रॉइड हम लोगों ने G1 कंसिडर किया हुआ है और जो सिस्टम S2 है उसका सेंट्रॉइड जो है हम लोगों ने वो G2 कंसिडर किया हुआ है। ये प्रूव करना है कि अगर दोनों सिस्टम्स इक्विवेलेंट हैं तो ये जो हम लोगों ने इन जनरल डिफरेंट सेंट्रॉइड कंसिडर किए हैं ये एक्चुअली आपस में फिर क्या होंगे, सेम होंगे या एक ही पॉइंट होगा। तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये स्मॉल L1 और स्मॉल L2 लाइन जो है ये तो सिस्टम को के जो मासेस जब इक्वल प्रूव करने थे ये तब कंसिडर हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट सब हम लोगों ने क्या करना है, एक और लाइन कंसिडर करनी है जो कि सिस्टम S1 के सेंट्रॉइड में से पास कर रही है जिसको स्मॉल L3 का नाम दिया है। और उसके अलावा एक लाइन कंसिडर करनी है जिसको स्मॉल L4 का नाम दिया है और ये लाइन जो है सिस्टम S2 के सेंट्रॉइड में से पास कर रही है। इस तरह कंसिडर करनी है दोनों लाइंस। तो सेकंड पार्ट का प्रूफ क्या है, नाउ कंसिडर अ लाइन स्मॉल L3 passing through centroid G1 and perpendicular to small line L1। कैसे कंसिडरेशन की है आप लोगों के, सबसे पहले जो स्मॉल L1 लाइन जो है वो जो कंसिडर की थी हम लोगों ने, जो दोनों सिस्टम के सेंट्रॉइड में से पास कर रही थी, इस स्मॉल L1 लाइन के परपेंडिकुलर और ये जो सिस्टम S1 का सेंट्रॉइड है उसमें से पास करती हुई एक लाइन जो है वो कंसिडर करनी है जिसको स्मॉल L3 का नाम दिया है। फिगर में आपको नजर आ रहा होगा स्मॉल L3 लाइन में क्या खास बात है कि एक तो ये सिस्टम S1 के सेंट्रॉइड में से पास कर रही है और दूसरा ये कि जो दोनों सिस्टम के सेंट्रॉइड में से लाइन पास कर रही थी स्मॉल L1 ये उस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद अगेन एक और लाइन कंसिडर करनी है, आल्सो कंसिडर अ लाइन स्मॉल L4 passing through centroid G2 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन L1। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्मॉल L3 लाइन कंसिडर किया वैसे ही स्मॉल L4 लाइन कंसिडर करनी है। किस तरह कंसिडर करनी है, स्मॉल L4 लाइन जो है वो इस तरह कंसिडर करनी है कि वो सिस्टम S2 के सेंट्रॉइड में से पास कर रही है और जो सबसे पहले वाली लाइन थी स्मॉल L1 उस लाइन के परपेंडिकुलर भी है ये वाली स्मॉल L4 लाइन। तो अभी जो नेक्स्ट हम लोगों ने दो लाइन कंसिडर की हैं, एक लाइन कंसिडर की है L3 और एक लाइन कंसिडर की है L4। ये दोनों लाइंस जो हैं वो स्मॉल L1 लाइन जो है वो उसके परपेंडिकुलर हैं और जो L3 है वो सिस्टम S1 के सेंट्रॉइड में से पास कर रही है और L4 जो है वो सिस्टम S2 के सेंट्रॉइड में से पास कर रही है। तो क्लियर फिगर में आपको नजर आ रहा होगा।
जो L3 है वो सिस्टम S1 के सेंट्रॉइड में से पास कर रही है, और जो L4 है लाइन जो है वो सिस्टम S2 के सेंट्रॉइड में से पास कर रही है। और ये दोनों ही लाइन जो है वो स्मॉल L3 और स्मॉल L4, ये जो सबसे पहले लाइन हम लोगों ने कंसिडर की थी स्मॉल L1 जो कि दोनों सिस्टम के सेंट्रॉइड में से पास कर रही थी, ये दोनों लाइन जो है वो स्मॉल L4 के जो है वो परपेंडिकुलर भी हैं ये दोनों लाइंस, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि दोनों ही लाइन जो है वो स्मॉल L4 के परपेंडिकुलर स्मॉल L1 लाइन के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स बोथ लाइन स्मॉल L3 एंड स्मॉल L4 आर पैरेलल। फिर देखें, स्मॉल L3 जो लाइन है वो भी स्मॉल L1 लाइन के परपेंडिकुलर है, और स्मॉल L4 जो लाइन है वो भी स्मॉल L1 लाइन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये होगा कि जो दोनों लाइन हम लोगों ने कंसिडर की हैं स्मॉल L3 एंड स्मॉल L4, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने, दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब ये करना है, क्योंकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है कि लाइन जो स्मॉल L1 है वो जो स्मॉल L3 है वो सिस्टम S1 के सेंट्रॉइड में से पास कर रही है, और स्मॉल L4 जो है वो सिस्टम S2 के सेंट्रॉइड में से पास कर रही है। अब हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वैल्यूड करना है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यूड करते हुए लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि जो सिस्टम S1 है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने जो है वो इस लाइन के अबाउट लिखना है जो कि दूसरे सिस्टम के सेंट्रॉइड में से पास कर रही है, और जो सिस्टम और जो सिस्टम S2 है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोगों ने जो है वो इस स्मॉल L3 लाइन के अबाउट जो है फाइंड करना है। आप लोगों को याद हो कि लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कशन कर चुका था मैं कि किसी सिस्टम या रिजिड बॉडी का मोमेंट इनर्शिया जिस भी लाइन के अबाउट हम लोग फाइंड करते हैं, वो लाइन या एक्सिस जो है वो सिस्टम या रिजिड बॉडी में से भी पास कर सकती है, और वो लाइन या एक्सिस जो है वो रिजिड बॉडी या सिस्टम के आउटसाइड भी हो सकता है। तो ये हमारी मर्जी होती है, या क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम लोगों ने जो है वो किस लाइन के अबाउट जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है फाइंड आउट करना है। क्या वो जिस सिस्टम या रिजिड बॉडी के इनसाइड भी हो सकती है लाइन या एक्सिस, और वही लाइन या एक्सिस सिस्टम या रिजिड बॉडी के आउटसाइड भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में हम जो टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सिस्टम S1 के सेंट्रॉइड में से जो लाइन पास कर रही है वो L3 है, और सिस्टम S2 के सेंट्रॉइड में से जो लाइन पास कर रही है वो L4 है। लेकिन हम जब मूवमेंट इनर्शिया फाउंड करेंगे, मूवमेंट इनर्शिया हम क्या करेंगे, जो सिस्टम S1 है उसका मूवमेंट इनर्शिया जो है वो जो लाइन स्मॉल L4 है जो कि सिस्टम S1 के आउटसाइड है उसके बाद फाइंड आउट करेंगे, और जो सिस्टम S2 है उसका मूवमेंट इनर्शिया जो है वो सिस्टम लाइन L3 के बाद फाइंड आउट करेंगे जो कि सिस्टम S2 के आउटसाइड है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस भी लाइन के बाद फाइंड आउट करें वो सिस्टम के आउटसाइड भी हो सकती है और इनसाइड भी हो सकती है। फिलहाल हम जो है वो जो आउटसाइड जो लाइन है उनके अबाउट जो है मूवमेंट इनर्शिया जो है सिस्टम दोनों सिस्टम का जो है वो फाइंड आउट करने लगे हैं। और क्योंकि L3 और L4 आपस में पैरेलल हैं, तो ये फाइंड आउट करने मूवमेंट इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं अगेन जो मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, तो सिस्टम S1 है, इस सिस्टम S1 का मूवमेंट इनर्शिया जो है ये जो लाइन स्मॉल L4 थी इसके अबाउट जो है मूवमेंट इनर्शिया जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और याद रखें ये जो स्मॉल L4 है ये L3 के पैरेलल भी है, ठीक है, ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल भी हैं। और हम क्या लिखने लगे हैं, हम सिस्टम S1 का मूवमेंट इनर्शिया अबाउट लाइन L4 लिखने लगे हैं। तो क्या होगा, सिस्टम S1 का मूवमेंट इनर्शिया अबाउट द लाइन L4, यहाँ पे ऊपर ब्रैकेट में जो 1 लिखा नजर आ रहा है इसका मतलब ये है कि सिस्टम S1 का मूवमेंट इनर्शिया हम लिख रहे हैं, और जो बेस में या सबस्क्रिप्ट में जो L4 स्मॉल L4 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि सिस्टम S1 का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो स्मॉल लाइन L4 के अबाउट जो हम लिखने लगे हैं। अब वो किसके इक्वल होगा, वो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिखेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, किसी भी लाइन के अबाउट किसी सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया मींस कि L4 के अबाउट सिस्टम S1 का जो मूवमेंट इनर्शिया जो होगा वो किसके इक्वल होगा, S1 की सेंटर में से जो लाइन पास कर रही होगी उसके बाद पहले मूवमेंट इनर्शिया लिखेंगे उसी सिस्टम S1 का जो कि स्मॉल लाइन L3 है, ये वही लाइन है जो कि सिस्टम S1 के सेंट्रॉइड में से पास कर रही है। तो S1 के सेंट्रॉइड में से जो लाइन पास कर रही है उसके बाद जो सिस्टम S1 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सबसे पहले यहाँ पे आएगा पहली टर्म की जगह, उसके बाद प्लस सिस्टम S1 का मास और इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये दोनों लाइन क्योंकि आपस में पैरेलल हैं L3 और L4, तो इसलिए इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम लोग ने जो है वो स्मॉल d2 का नाम दे देंगे, और यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा फिर d2 का स्क्वायर आ जाएगा बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और मास की जगह सिंपली जो है जस्ट
एम लिख दिया है, M1 या M2 नहीं लिखा, M1 या M2 नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे आप वो नजर आ रहा है, हम प्रूव कर चुके हैं कि दोनों सिस्टम के मासेस क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो क्योंकि दोनों सिस्टम के मासेस आपस में इक्वल हैं, तो M1 या M2 लिखने की बजाय अब हम जो है वो दोनों की जगह जो है सिंपली एम ही लिखेंगे, क्योंकि अब ये प्रूफ हो चुका है कि दोनों सिस्टम के मासेस के आपस में इक्वल हैं। तो M1 या M2 लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिंपली जो है जस्ट यहाँ पे हम जो है वो सिस्टम S1 के मास की जगह भी जो है वो M ही लिखेंगे, और सिस्टम S2 के मास की जगह भी यहाँ पे M ही लिखेंगे। तो क्या बन गया ओवरऑल हमारा आंसर कि सिस्टम जो S1 है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अबाउट द लाइन स्मॉल L4 जो है वो किसके इक्वल होगा, उसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन L3 जो कि सिस्टम S1 के सेंटर में से पास कर रही थी, प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये मिल जाएगा आपको सिस्टम S1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन स्मॉल L4। अब इसी तरह अब हम क्या करेंगे, ये जो सिस्टम S2 था, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हम जो है ये जो आउटसाइड वाली लाइन है, ये वाली स्मॉल L3 जो कि ऑपोजिट है, इसके अबाउट जो है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, सिस्टम S2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन L3। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये है सिस्टम S2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन L3। यहाँ पे ब्रैकेट में 2 डिनोट कर रहा है कि सिस्टम S2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख रहे हैं, और सबस्क्रिप्ट में ये L3 स्मॉल L3 ये शो करा रहा है कि लाइन L3 के अबाउट जो है हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लिख रहे हैं, और वो बाय पैरेलल थ्योरम किसकी इक्वल आएगा। आपको पता है सबसे पहली टर्म क्या आती है, सबसे पहली टर्म ये आती है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है उसी सिस्टम या रिजिड बॉडी का किस लाइन एक्सिस के अबाउट, उस लाइन एक्सिस के अबाउट जो उसी सिस्टम के सेंट्रॉइड में से पास कर रही होती है। अब हम किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं, S2 का, और S2 के सेंट्रॉइड में से जो लाइन पास कर रही है वो क्या है, ये S2 का सेंट्रॉइड है, S2 के सेंट्रॉइड में से लाइन पास कर रही है वो क्या आपके पास स्मॉल L4 है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा फिर सिस्टम S2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन स्मॉल L4, फिर आएगा प्लस सिस्टम S2 का मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देख लें यहाँ पे भी हम जो है सिस्टम S2 के मास की जगह भी जो हम लोगों ने जो है वो ये M ही लिख दिया है, क्योंकि प्रूव कर चुके हैं सिस्टम S1 और S2 दोनों के मासेस आपस में इक्वल हैं, तो सेम ही दोनों की जगह, इसलिए हम M ही यूज करेंगे, M1 या M2 यूज नहीं करेंगे। और जहाँ पे D2 अगेन क्या है, दोनों लाइंस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा था, क्योंकि पैरेलल सिस्टम लगा रहे हैं, तो D2 जो है दोनों लाइंस के दरमियान पैरेलल डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो वो यहाँ पे D2 का स्क्वायर आ जाएगा। खैर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम सिस्टम S2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो भी वो स्मॉल लाइन जो L4 है L3 है उसके बाद मिल जाएगा। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, बार भी बताता हूँ कि आपके पास जो सिस्टम हम लोगों ने दो कंसिडर किए थे S1 और S2, दोनों सिस्टम के सेंट्रॉइड में से दो लाइन पास करवाई। S1 के सेंट्रॉइड में से जो लाइन पास कर रही थी उसको L3 का नाम दिया, और S2 के सेंट्रॉइड में से जो लाइन पास कर रही थी उसको L4 का नाम दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया, S1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो स्मॉल लाइन L4 के अबाउट फाइंड आउट किया बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एंड S2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अबाउट द लाइन स्मॉल L3 फाइंड आउट किया बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आपके पास कौन से आंसर आए हैं, आपके पास ये वाले आंसर आए हैं। ये S1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन L4 आया है, और ये S2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन L3 आया है। ठीक है, याद रखना, ये अबाउट द लाइन L4 आया है और ये अबाउट द लाइन L3 आया है। ये सिस्टम S1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पहला, और ये सिस्टम S2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें या देखें कि यहाँ से अगर हम जो है ये जो इक्वेशन है, यहाँ से अगर हम जो है वो किसकी वैल्यू निकाल लें, I ऑफ स्मॉल L4 और ब्रैकेट में क्या है 2, तो किसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो टर्म लिखी हुई है यहाँ पे इक्वल के बाद इसको साइड पे कर रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो किसकी इक्वल आएगा, ये जो MD2 स्क्वायर है ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल टू होगा I ऑफ L3, और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में भी 2 ही आएगा, उसके बाद जो होगा -M, और यहाँ पे आ जाएगा D2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, ये जो L4 वाली टर्म आ रही थी, L4 वाली टर्म को साइड पे करके उस इज इक्वल टू समथिंग यहाँ पे इसका आंसर निकाल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अब यहाँ पे नोट करो अगर अपनी इक्वेशंस को, इसको थोड़ी रेज करता हूँ इन इक्वेशन को मैं। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को लेट्स हम नाम दे देते हैं इक्वेशन स्टार, और ये वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन डबल स्टार।
अब अपनी इक्वेशन स्टार और इक्वेशन डबल स्टार को देखें तो उनसे आपको जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो इक्वेशन स्टार में अगर आप देखें तो इक्वेशन स्टार में लिखा हुआ है सिस्टम S1 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन L4, और इक्वेशन डबल स्टार में क्या लिखा हुआ है सिस्टम S2 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन L4। तो यहाँ पे भी L4 के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है सिस्टम S1 का, और यहाँ पे भी L4 के अबाउट ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है सिस्टम S2 का। तो दोनों सिस्टम का इक्वेशन स्टार और इक्वेशन डबल स्टार में जो है वो ये सिस्टम S1 का लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा नजर आएगा होगा, ये सिस्टम S1 का है और ये सिस्टम S2 का है। दोनों सिस्टम दोनों ही इक्वेशन में जो है वो सिस्टम S1 और सिस्टम S2 के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे हुए हैं, और एक ही लाइन के बॉड यानी कि L4 जो है वो L4 के बॉड ही दोनों इक्वेशन में सिस्टम S1 और S2 के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो लिखे हुए हैं इक्वेशन नंबर स्टार और इक्वेशन नंबर डबल स्टार में, ठीक है। और हम लोगों ने क्या सपोजिशन की हुई है, हम लोगों ने ये सपोजिशन की हुई है कि दोनों सिस्टम क्या है आपस में इक्विवेलेंट है। यहाँ पर आपको लिखा भी नजर आ रहा होगा एज S1 एंड S2 आर इक्विवेलेंट। क्योंकि दोनों सिस्टम्स आपस में इक्विवेलेंट हैं तो आप जब भी किसी भी एक लाइन के बाद दोनों सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे वो भी हमेशा क्या होगा आपस में इक्वल होगा। और इक्वेशन नंबर स्टार एंड इक्वेशन नंबर डबल स्टार में भी हम लोगों ने एक ही लाइन के बाद देखो अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है। इक्वेशन नंबर जो स्टार है और इक्वेशन नंबर डबल स्टार है, फिर दोबारा आकर रिपीट करके बता दो। इक्वेशन नंबर स्टार में जिस लाइन के बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ सिस्टम S1 का वो लाइन L4 है, और इक्वेशन नंबर डबल स्टार में जिस लाइन के अबाउट मूवमेंट सिस्टम S2 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है वो भी L4 ही है। तो एक ही लाइन के अबाउट दोनों सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर स्टार एंड इक्वेशन नंबर डबल स्टार में, और दोनों सिस्टम के हैं आपस में इक्विमोमेंटल भी हैं। इसलिए क्या होगा दोनों सिस्टम का एक ही लाइन के बाद मूवमेंट इनर्शिया जो है आपस में इक्वल होगा। तो इस क्या कहने के इस सपोजिशन को यूज करते हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। इस सपोजिशन को यूज करके जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो हम क्या बन जाएगा हमारे पास ये जो है वो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा एज सिस्टम S1 एंड S2 आर इक्विवेलेंट। सो जो एक ही लाइन L4 थी उसके बाद दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर स्टार और इक्वेशन नंबर डबल स्टार में हम लोगों ने लिखा था। यहाँ फिर आपको दोबारा मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे देखें तो इक्वेशन नंबर स्टार एंड इक्वेशन नंबर डबल स्टार में इक्वेशन नंबर स्टार में क्या है ये लिखा हुआ है, और इक्वेशन नंबर स्टार में क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है। तो ये दोनों मूवमेंट इनर्शिया जो है क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों मूवमेंट इनर्शिया को हम जो है वो अपनी सॉल्यूशन को यूज करते हुए आपस में जो है वो इक्वल सेट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सिस्टम S1 एंड S2 बोथ हैव सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम लाइन L4। अगर तो फिर की जो राइट हैंड साइड होगी ये इक्वेशन नंबर स्टार की राइट हैंड साइड है, और ये इक्वेशन नंबर डबल स्टार की राइट हैंड साइड है जिसमें देख ले नेगेटिव भी आ रहा है जो कि मैंने आपको जो है वो ब्लू लाइन में जो है खुद सॉल्व करके दिखाया था। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एक्सप्रेशन आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगेन आप एक सपोजिशन अपनी यूज करनी है जो कि हम लोगों ने सपोज की हुई है। यहाँ पे देखें ये क्या है सिस्टम S1 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द लाइन L3, और ये सिस्टम S2 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द लाइन L3। तो ये दोनों क्या है एक ही लाइन के अबाउट दो सिस्टम के मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं जो कि हम लोगों ने कंसिडर किए हुए हैं, और हम लोगों ने ये भी कंसिडर किया हुआ है कि दोनों सिस्टम के हैं आपस में इक्विवेलेंट हैं। इसलिए एक ही लाइन के अबाउट दोनों सिस्टम के मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। मींस सिस्टम S1 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और सिस्टम S2 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपस में इक्वल होगा। कब इक्वल होगा जब हम एक ही लाइन के अबाउट जो है वो दोनों सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वैल्यूड करेंगे। अगर यहाँ पे भी L3 आ जाए यहाँ पे भी L3 आ जाए इसका मतलब एक ही लाइन L3 के अबाउट दोनों सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है लिखा हुआ ये वाला, और वो आपस में क्या होगा इक्वल होगा। वो इसलिए इक्वल होगा क्योंकि दोनों सिस्टम क्या है आपस में इक्विवेलेंट हैं। कहने का मतलब क्या हो गया दोनों आपस में इक्वल हैं, तो फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा इसको आप जो है यहाँ पे आई के इक्वल भी सपोज कर सकते हैं। आई के इक्वल जब सपोज करेंगे इसको तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है आपस में इक्वल हो जाएगी, और यहाँ पे भी लिखा नजर आ रहा है कि दोनों क्या आपस में इक्वल ही हैं। जब इक्वल हो जाएंगी तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी। थोड़ा इरेज करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको यूज करते हुए देखेंगे कि ये दोनों टर्म्स क्या हैं आपस में इक्वल हैं, तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद आंसर क्या बचेगा M d2 स्क्वायर
इज इक्वल टू माइनस एम डी टू स्केयर। ठीक है, अब ये माइनस है तो ये दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एम डी टू स्केयर प्लस एम डी टू स्केयर वो इज इक्वल टू किसके बन जाएगा, टू एम डी टू स्केयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, उम्मीद है कैलकुलेशन यहाँ समझ में आ रही होगी। ये पहली पहले टर्म्स जो है दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद क्या बचेगा, एम डी टू स्केयर लेफ्ट हैंड साइड पे और माइनस एम डी टू स्केयर जो है वो राइट हैंड साइड पे बचेगा। अब ये जो राइट हैंड साइड पे माइनस एम डी टू स्केयर है इसको दूसरी तरफ जाके प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, टू एम डी टू स्केयर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 को डिवाइड कर देंगे, या बोथ साइड को जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, एम डी टू स्केयर। और एम क्योंकि मास है, वो मास आपको पता है किसी भी रिजिड बॉडी का मास जो है वो नॉट इक्वल टू 0 ही कंसिडर करते हैं। तो दोनों साइड पे जो है जब एम से डिवाइड करेंगे तो आपका एम जो है वो डिवाइड होने के बाद वो भी खत्म हो जाएगा और ओवरऑल आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, d2 का स्केयर। और d2 का स्केयर अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब यही है d2, क्योंकि एक डिस्टेंस है दो पैरेलल लाइंस के दरमियान, और डिस्टेंस आपको पता है अगर आपके पास हमेशा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो किसी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नंबर का जो है वो स्केयर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वो नंबर भी जो है वो 0 के इक्वल ही होगा। तो यहाँ से अगर आपको मिलेगा कि d2 का स्केयर जो है वो 0 के इक्वल है, अगर d2 का स्केयर 0 के इक्वल है इसका मतलब ये है कि d2 भी क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब अपनी फिगर की तरफ आए। यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्रूव कर लिया कि d2 भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तब d2 0 के इक्वल कब होगा, जब हम लोगों ने ये सपोजिशन की हुई है कि दोनों सिस्टम क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। तो ये सपोजिशन को यूज करते हुए कैलकुलेशन करते हुए हम लोगों ने प्रूव कर लिया है कि अगर ये वाली कंडीशन हम सपोज करेंगे दोनों सिस्टम आपस में इक्विवेलेंट हैं तो d2 क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब d2 क्या है, यहाँ पे देखें फिगर में, जो लाइन्स हम लोगों ने दो कंसिडर की थी, स्मॉल l3 एंड स्मॉल l4, d2 जो है वो इन दोनों के दरमियान जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और वो क्या हम लोगों ने प्रूव कर लिया, वो किसके इक्वल है, वो 0 के इक्वल है। अब d2 जो है वो इन दोनों लाइंस के दरमियान जो कि पैरेलल लाइन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जो दो लाइन जो आपस में पैरेलल हैं, ये वाली जो दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इन ये क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपके पास लाइन L3 है और ये आपके पास लाइन L4 है और इनके दरमियान डिस्टेंस जो है 0 है, मीन इनके दरमियान कोई भी डिस्टेंस नहीं है और दूसरे के पैरेलल भी हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो D4 लाइन है वो भी क्या हो जाएगी, वो D4 लाइन जो है वो भी लाइन जो L3 है उसके ऊपर जो है वो लाई कर देगी, या दूसरे लफ्ज में कहे तो कोइंसाइड कर देगी दोनों लाइंस। ठीक है, स्मॉल एल एंड L3 एंड स्मॉल L4 जो है वो कोइंसाइड कर देंगी या दूसरे के ऊपर लाई कर जाएंगी। वो इसलिए लाई कर जाएंगी क्योंकि जिन पॉइंट में से पास कर रही थी वो दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए हैं, या दोनों लाइंस के दरमियान पैरेलल डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, 0 की इक्वल हो गया। ये भी कह सकते हैं दोनों लाइंस के दरमियान पैरेलल डिस्टेंस जो है वो 0 की इक्वल आ गया है। अब ये L3 लाइन G1 में से पास कर रही थी, L4 लाइन जो है वो G2 में से पास करी थी। ये दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, दोनों पॉइंट्स भी जो है वो कोइंसाइड कर देंगे, यानी कि एक ही पॉइंट बन जाएगा। वो इसलिए एक ही पॉइंट बन जाएगा क्योंकि दोनों लाइंस के दरमियान या डिस्टेंस जो है वो 0 है। अगर वो डिस्टेंस 0 है इसका मतलब इन दरमियान ये वाला जो गैप नजर आ रहा है आप लोगों को, ये जो बाहर मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये दो लाइंस के ये जो गैप नजर आ रहा है, ये गैप बिल्कुल भी नहीं होगा, गैप बिल्कुल भी नहीं होगा। और L3 और L4 क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएंगे। जब एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएंगे तो L3 जो है वो G1 में से पास कर रही है, यहाँ पे लिखा होगा L3 जो है वो L3 जो थी वो G1 में से पास कर रही थी और L4 जो है वो G2 में से पास कर रही थी। ठीक है, और दोनों ही क्या है, लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर गई हैं, तो जिन दोनों पॉइंट में से लाइन पास कर रही थी वो भी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आपस में एक दूसरे के, यहाँ पे देखें तो पैरेलल जो है लाइन को फॉलो करें अगर आप ये वाली, तो वो भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर जो है वो लाई कर देंगे। यहाँ पे अगर देखें तो ये जो G2 यहाँ पे था ये बिल्कुल क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस G1 के ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल कोइंसाइड कर देगा। तो यहाँ से आपका प्रूफ हो जाएगा कि अगर आपका ये जो D2 है उनके दरमियान दो लाइंस के दरमियान पैरेलल डिस्टेंस जो है ये अगर 0 की इक्वल आ जाता है तो ये जो G1 और G2 जिनमें से दोनों लाइन, जिन पॉइंट में से दोनों लाइन पास कर रही थी, ये भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर लाई कर देंगे। और जब ऊपर लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये दोनों सिस्टम के जो सेंट्राइड है वो भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है D2 हमारे पास क्या आ गया, 0 की इक्वल आ गया। इसका मतलब ये होगा ये जो L3 एंड 4 दो लाइंस थी वो क्या कर देंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी, मींस एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएंगी। ठीक है,
और अब ये अगर एक दूसरे के ऊपर लाई कर देंगी तो L3 जो है वो G1 में से पास करी थी, L4 जो है वो G4 2 में से पास करी थी, वो भी क्या हो जाएंगे, दोनों पॉइंट जो है दूसरे के ऊपर लाई कर देंगे, कोइंसाइड कर देंगे, तो वो एक ही पॉइंट बन जाएगा जिसको हम लोगों ने जो है वो G का नाम दे दिया है। तो यहाँ से आपका प्रूव हो जाएगा कि बोथ सिस्टम हैव सेम सेंट्राइड। G1 क्या था, सिस्टम S1 का सेंट्राइड था, G2 क्या था, सिस्टम S2 का सेंट्राइड था, और दोनों ही क्या है एक दूसरे के ऊपर लाई कर गए हैं, एक ही पॉइंट बन गया है। तो दोनों सिस्टम का सेंट्राइड जो है वो क्या बन गए हैं, वो भी क्या बन जाएंगे, यहाँ पे सेम या इक्वल पॉइंट जो है वो बन जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों सिस्टम के सेंट्राइड जो वो क्या है, सेम है। उसके बाद थर्ड जो है वो पार्ट रह गया थ्योरम का। थर्ड पार्ट कौन सा है, जिसमें हम लोगों ने प्रूव करना है कि दोनों सिस्टम के प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम है और प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपस में सेम है। तो थर्ड पॉइंट को प्रूव करने के लिए आप क्या जो रीजन देंगे, वो ये रीजन देंगे कि अभी तक आप लोग प्रूव कर चुके हैं कि अगर दो सिस्टम आपस में इक्विमोमेंटल हों तो उनके सेंट्राइड भी सेम होते हैं और उनके मासेस भी सेम होते हैं। ये अभी तक आप लोग प्रूव कर चुके हो इक्विमोमेंटल की सपोजिशन को यूज करते हुए। तो क्योंकि अब हम लोग हमारे पास ये कंडीशन हम प्रूव कर चुके हैं कि दोनों सिस्टम के मासेस भी सेम है, सेंट्राइड भी सेम है, तो इसको हम यूज करेंगे। और उसके अलावा इस कंडीशन को यूज करेंगे कि दोनों सिस्टम क्या है, आपस में इक्विमोमेंटल हैं, मीन स्पेस में किसी भी लाइन के अबाउट दोनों सिस्टम का मूवमेंट हमेशा जो है आपस में इक्वल आ रहा है। तो इन तीनों कंडीशन को हम यूज करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हम कोई भी एक्सिस लें या कोई भी लाइन लें जो कि दोनों सिस्टम के कॉमन सेंट्राइड में से पास कर रही होगी, तो उस लाइन के बॉर्ड भी दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया जो होगा आपस में इक्वल होगा। फिर दोबारा सुन लें, क्योंकि हम लोगों ने सपोज किया हुआ है कि दोनों सिस्टम के हैं आपस में इक्विमोमेंटल है। मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ यहाँ पे। क्योंकि हम लोगों ने सपोज किया कि दोनों सिस्टम क्या है आपस में इक्विमोमेंटल हैं, इसका मतलब ये होगा कि स्पेस में किसी भी लाइन के बाद दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो आपस दोनों सिस्टम का आपस में इक्वल होगा। याद रखो मैं कह रहा हूँ स्पेस में किसी भी लाइन के बाद दोनों सिस्टम का आपस में मूवमेंट इनर्शिया इक्वल होगा, चाहे वो लाइन जो मर्जी हो, जहाँ पे मर्जी हो। तो अगर हम लाइन जो है वो ये ले लें, इफ वी टेक एनी लाइन थ्रू दी कॉमन सेंट्राइड जी, तो वो भी तो कोई ना कोई लाइन ही है। तो इस लाइन के बॉर्ड भी दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो आपस में इक्वल ही होगा। वो क्यों आपस में इक्वल होगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों सिस्टम हम सपोज किए हुए हैं कि वो इक्विमोमेंटल हैं। तो स्पेस में किसी भी लाइन के बॉर्ड हम जहाँ मर्जी की लाइन लेंगे, उस लाइन के बॉर्ड दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो अगर हम लाइन जो है ऐसी ले लेंगे जो दोनों सिस्टम के सेंट्राइड में से पास कर रही है, तो सेंट्राइड में से पास करने वाली लाइन के बॉर्ड भी जो है वो दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो आपस में इक्वल ही होगा। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर दोनों सिस्टम के सेंट्राइड में से किसी पास करने वाली किसी भी लाइन के बाद दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया आपस में इक्वल है, तो सेंट्राइड में से अगर हम जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर कर लें, सेंट्राइड में से पास करते हुए जो है वो कंसीडर कर लें कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो कंसीडर कर लें एट पॉइंट सेंट्राइड, तो उन प्रिंसिपल एक्सिस के बॉर्ड भी दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा। फिर रिपीट कर दूं, क्योंकि स्पेस में किसी भी लाइन के बॉर्ड दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो आपस में इक्वल है। तो अगर हम लाइन जो है वो ऐसी कंसीडर कर लें जो दोनों सिस्टम के सेंट्राइड में से पास कर रही है, तो उस लाइन के बॉर्ड भी दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो सेंट्राइड में से पास करने वाली किसी भी लाइन के बॉर्ड दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया आपस में दोनों सिस्टम का आपस में इक्वल है। तो सेंट्राइड वाले पॉइंट के ऊपर ही अगर हम जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस ले लें, तो उन एक्सिस के बॉर्ड भी जो है वो दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो आपस में इक्वल ही होगा बाय यूजिंग दिस सपोजिशन के दोनों सिस्टम क्या है, आपस में इक्विमेंटल हैं। और उसके अलावा हम ये प्रूव कर चुके हैं कि दोनों सिस्टम के सेंट्राइड और मासेस भी क्या है आपस में इक्वल हैं। इसलिए उन दोनों उन प्रिंसिपल एक्सिस उन एक्सिस के बॉर्ड जो है वो जो हम प्रोडक्ट ऑफ रेशियो जो वैल्यूड करते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल ही होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि दोनों सिस्टम क्या है, सेम, दोनों सिस्टम हैव सेम प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेम प्रिंसिपल मूवमेंट रेशियो अबाउट द लाइन अबाउट एनी अबाउट सॉरी, इसे हम कहते हैं दो बोथ सिस्टम हैव सेम प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेम प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सेंट्रोइड। ठीक है, अगेन रिपीट कर दो, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को समझने में। क्योंकि दोनों सिस्टम क्या है, आपस में इक्विमोमेंटल हैं, इसलिए स्पेस में किसी भी लाइन के बॉर्डर अगर हम मूवमेंट इनर्शिया निकाल लेंगे, या अगर हम सेंट्रोइड में से कोई लाइन पास करती हुई कोई लाइन कंसिडर करेंगे, तो उस लाइन के बॉर्डर अगर दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया निकाल लेंगे, या सेंट्रोइड में वाले पॉइंट के ऊपर हम जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर करेंगे, तो उन एक्सिस के बॉर्डर अगर हम दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया निकाल लेंगे, तो वो क्या होगा, दोनों सिस्टम का आपस में मूवमेंट इनर्शिया दोनों सिस्टम का होगा, उन एक्सिस के बॉर्डर जो है वो आपस में मूवमेंट इनर्शिया जो आपस में इक्वल ही होगा। इसलिए हम कहेंगे कि दोनों सिस्टम का क्या है, सेंट्राइड में से जो सेंट्राइड एट पॉइंट सेंट्राइड प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया जो है वो आपस में इक्वल है, और उनके प्रिंसिपल एक्सिस भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि उनके प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया जो है वो आपस में इक्वल आ रहे हैं।
ठीक है। और मासेस और सेंट्रोइड सेम होने की वजह से अगर आप प्रोडक्ट और शेयर भी निकाल लेंगे तो वो भी क्या होगा, दोनों सिस्टम का आपस में इक्वली ही आएगा। तो यहाँ पे आप ये रीजन बता सकते हैं इन शॉर्ट वर्ड्स में, एज बोथ सिस्टम हैव सेम सेंट्रोइड एंड सेम मासेस। उसके अलावा ये भी रीजन लिखनी है कि एंड बोथ सिस्टम आर इक्विमेंटल, सो इफ वी टेक any axis or any line through the common centroid G, then both system have same moment inertia about that line passing through the centroid. It means that if we have it means that if we take principal axis at point centroid, then both system have same moment inertia about that principal axis. तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा आपका, it means that both system have same principal axis and same principal moment inertia at point centroid. तो यहाँ पे आप लोगों का जो है वो थ्योरम की तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो है वो प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो पहले जो 3 कंडीशन को प्रूव करते हैं, जो पहले 2 कंडीशन प्रूव करनी है हम लोगों ने ये वाली कि दोनों सिस्टम के मासेस भी आपस में इक्वल हैं, दोनों सिस्टम के सेंट्रोइड भी आपस में इक्वल हैं, वो हम लोगों ने जो है थ्रू मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हुए ये प्रूव करनी है। जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी कि डिफरेंट लाइंस के बॉडी मूवमेंट इनर्शिया जो है वैल्यूड करके हम लोगों ने जो है वो प्रूव किया था कि दोनों सिस्टम के जो है वो मासेस भी आपस में इक्वल हैं, और इसके अलावा दोनों सिस्टम के सेंट्रोइड भी जो है वो भी क्या है, आपस में इक्वल ही हैं। तो उसके बाद जो तीसरी कंडीशन हम लोगों ने प्रूव किया थ्योरम की, हम लोगों ने जो है वो थ्योरम की सपोजिशन और अभी तक जो पहले 2 पार्ट में प्रूव किया है कि दोनों सिस्टम के सेंट्रोइड भी सेम है और मासेस भी सेम है, इन तीनों सपोजिशन को एट अ टाइम यूज करते हैं हम लोगों ने इसकी ये रीजन लिखनी है, एज सिस्टम S1 एंड S2 आर इक्विवेलेंट एंड बोथ सिस्टम हैव सेम मासेस एंड सेम सेंट्रोइड. So if we take any line through the centroid, common centroid of both system, then two system have same moment inertia about that line. तो अगर सेंट्रोइड में से पास करने वाली किसी भी लाइन के बाद दोनों सिस्टम का मोमेंट इनर्शिया आपस दोनों सिस्टम का आपस में इक्वल है, तो सेंट्रोइड वाले पॉइंट के ऊपर जो फिर प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, उन प्रिंसिपल एक्सिस के बाद जो प्रिंसिपल मोमेंट इनर्शिया होगा दोनों सिस्टम का, वो भी क्या होगा, आपस में सेम या इक्वली होगा। तो यहाँ पे जो भाई वर्डिंग के थ्रू जो है ना आप ये प्रूव कर लेंगे, जो तीसरी कंडीशन है थ्योरम की वो भी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। हेंस आर कंडीशन जो है आपकी थ्योरम की जो प्रूव हो जाएंगी और आपका थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।